हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें हम देखेंगे यूरोप, अरब, अफ्रीका, साउथ एंड ईस्ट एशियाज़ में मिडिवल टाइम्स के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिले और कौन कौन सी नई पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल फॉर्म्स का राइज हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिटवीन 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी यानी 1000 साल के इस टाइम पीरियड में इंडिया और वर्ल्ड में बहुत चेंजेस देखने को मिले। यूरोप के साथ साथ एशिया में भी सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स का राइज हुआ। इन नई सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स ने लोगों के लिविंग पैटर्न एंड थिंकिंग पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। इन नई फॉर्म्स का इंडिया पर भी प्रभाव पड़ा। हालांकि इंडिया मेडिटेरियन सी के एरियाज़ के आसपास के कंट्रीज़ के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशन के साथ कनेक्टेड था, उनके साथ साथ उन सभी एम्पायर्स जो रोमन एंड पर्शियन एम्पायर के एरियाज़ में उभर कर आए। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम देखते हैं यूरोप में कौन कौन से नई पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल फॉर्म्स का राइज हुआ। तो दोस्तों, यूरोप में रोमन एम्पायर 3rd क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप की कैपिटल रोम बनी। दोस्तों, रोमन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद वेस्टर्न यूरोप वीक पड़ गया, जिसकी वजह से रशिया और जर्मनी के 2 ट्राइब्स स्लेव एंड जर्मैनिक, इन दोनों ने वेस्टर्न यूरोप की कैपिटल रोम पर अटैक किया। इन दोनों ट्राइब्स ने ओल्ड रोमन एम्पायर की टेरिटरीज़ पर प्लंडर किया और वहाँ की संपत्ति को लूटा भी। कुछ समय बाद ये ट्राइब्स यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में सेटल डाउन हो गए। जब ये दोनों ट्राइब्स यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में सेटल डाउन हुए तो वहाँ के पॉपुलेशन और लैंग्वेजेस में चेंजेस देखने को मिले। उसके साथ साथ लोगों के रहने के पैटर्न और गवर्नमेंट्स में चेंजेस हुए। इन चेंजेस के साथ एक नई यानी कि मॉडर्न यूरोप उभर कर सामने आया। तो दोस्तों, ये रही वेस्टर्न यूरोप की कहानी। अब हम चलते हैं ईस्टर्न यूरोप की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप की कैपिटल रोम थी, वैसे ही ईस्टर्न यूरोप की कैपिटल बाइजेंटाइन और कॉन्स्टेंटिनोपल बनी। बाइजेंटाइन यूरोप के मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ था, इंक्लूडिंग मॉडर्न टर्की, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका के इजिप्ट तक। दोस्तों, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में आपने देखा कि 2 ट्राइब्स ने आकर बहुत ही प्लंडर किया, बट ईस्टर्न पार्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ अब भी रोमन एम्पायर की ट्रेडिशन जैसे कि स्ट्रॉन्ग मोनार्की और हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू चलता रहा, जबकि वहीं बिलीफ एंड रिचुअल्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। दोस्तों, कैथलिक चर्च का हेडक्वार्टर वेस्टर्न यूरोप के कैपिटल रोम में था। यहीं ईस्टर्न पार्ट में इसे चर्च को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से जाना जाता था। बाइजेंटाइन एम्पायर बहुत ही लार्ज एंड फ्लरिश्ड एम्पायर था। ये एम्पायर रोमन एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी एशिया के साथ ट्रेड में कंटिन्यू ग्रोथ करता रहा और इसी वजह से ही गवर्नमेंट और कल्चर्स के ट्रेडिशंस क्रिएट होते हैं, जिसे बाद में अरब्स में देखे जाते हैं, जब अरब्स सीरिया और इजिप्ट को कॉन्कर कर लेते हैं। यही ट्रेडिशंस ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन एंड अरब वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता रहा, जो कि बाद में वेस्टर्न यूरोप में ग्रीक लर्निंग स्टार्ट होती है। दोस्तों, 15th सेंचुरी के मिड में ईस्टर्न यूरोप का फॉल हो जाता है, जब टर्क्स ईस्टर्न यूरोप को अपने अधीन कर लेते हैं। दोस्तों, रोमन एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने के बाद वेस्ट में सिटीज़ भी डिसअपीयर हो गई। इन सिटीज़ का डिसअपीयर होने के कुछ कॉजेज़ देखे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से कॉजेज़ थे जिसकी वजह से वेस्ट में सिटीज़ डिसअपीयर्ड हो गई। तो सबसे पहला था द एब्सेंस ऑफ द गोल्ड। दोस्तों, हम जानते हैं कि रोमन एम्पायर एक लार्ज एंड फ्लरिश्ड एम्पायर था,
रोमन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद वेस्टर्न यूरोप में 2 ट्राइब्स रशिया एंड जर्मनी के स्लेव एंड जर्मैनिक ट्राइब्स ने आकर वहाँ पर प्लंडर किया और वहाँ की संपत्ति को लूट ले गए, जिसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप में सिटीज़ भी डिसअपियर्ड हो गई। दोस्तों, हिस्टोरियंस का कहना है कि 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक का ये लॉन्ग पीरियड डार्क एज के नाम से जाना जाता था, जबकि इसी पीरियड में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन भी हुआ, जो कि 10th सेंचुरी के बाद में देखे जा सकते हैं। यही एग्रीकल्चर एक साधन बना और फॉरेन ट्रेड्स में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच वेस्टर्न यूरोप ने फिर से प्रॉस्पेरिटी को अटेन किया। इस पीरियड्स के कुछ नोटेबल्स फीचर्स देखे जा सकते हैं। इसी पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में ग्रोथ हुआ, टाउन्स में ग्रोथ हुए और नंबर ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि पैजुआ और मिलान, जो कि इटली में हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के इस्टेब्लिश होने के बाद न्यू लर्निंग्स और न्यू आइडियाज़ का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से एक नए यूरोप का राइज हुआ। इन्हीं के साथ ही यूरोप में हमें 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से नए डेवलपमेंट हुए। दोस्तों, वो 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थे। पहला, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म और दूसरा, रोल ऑफ कैथोलिक चर्च। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म के बारे में। फ्यूडलिज्म लैटिन के वर्ड फ्यूडम से लिया गया है, जिसका मतलब है फीफ। दरअसल ये एक लैंड लॉर्ड हुआ करते थे या फिर लैंड ओनर्स। दोस्तों, फ्यूडलिज्म की शुरुआत मॉडर्न टाइम्स में ही हो गई थी। जब कोई राजा किसी एरियाज़ को कैप्चर करते थे, तब किंग वो एरिया अपने राज्य में इंक्लूड नहीं करते थे, बल्कि उस एरिया के किंग को लैंड ओनर बना दिया करते थे। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना और पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना और पनिशमेंट जैसे इन सभी कामों को वो सौंप दिया करते थे उसी एरिया के राजा को एज अ चीफ। दोस्तों, अब चीफ को उस एरिया का सारा कंट्रोल मिल जाता था, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल चीफ बन जाते थे। जब किंगडम का फॉल होता था या फिर वीक हो जाता था, तब ये चीफ्स बगावत कर देते थे और ये एक पावरफुल किंगडम बन जाते थे। तो दोस्तों, ये था इंडिया का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं यूरोप में डेवलप हुए फ्यूडलिज्म के बारे में। दोस्तों, यूरोप में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। यहाँ पर भी किंग चीफ्स को लैंड ग्रांट देते थे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसा था, लाइक जो चीफ्स थे, किंग चीफ्स को लैंड का रूलर बना दिया करते थे और बदले में चीफ्स से लॉयल्टी मांगा करते थे। यानी कि किंग चीफ्स के लैंड को रिकॉग्नाइज करते थे और चीफ्स जो है किंग को बदले में लॉयल्टी दिया करते थे। दोस्तों, फ्यूडलिज्म 2 अलग फीचर से भी एसोसिएट था। पहला सर्फडम और दूसरा मैनर्स। दोस्तों, ये सर्फ जो हैं पीजेंट्स हुआ करते थे, जो कि लैंड पर काम करते थे। यानी कि जो चीफ्स जो हैं वो लैंड तो ले लेते हैं, बट उस लैंड पर काम करवाने के लिए वो पीजेंट्स को एसोसिएट करते थे। दोस्तों, ये पीजेंट्स जो हैं उस लैंड पर काम करते थे और उससे क्या होता है कि वो जो पीजेंट्स हैं उस लैंड से अटैच हो जाते थे, जिसकी वजह से वो बिना किसी परमिशन के वो माइग्रेट किसी और एरियाज़ में जाके माइग्रेट्स भी नहीं कर सकते थे और इनफैक्ट वो अपने प्रोफेशन को चेंज भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो लैंडलॉर्ड्स के बिना परमिशन के मैरिज भी नहीं करते थे। दोस्तों, बेसिकली देखा जाए, ये जो पीजेंट्स हैं वो लैंडलॉर्ड के परमिशन के बिना ना ही एरियाज़ को छोड़ के जा सकते थे और ना ही किसी और एरियाज़ में जाके माइग्रेट भी कर सकते थे। इनफैक्ट वो अपना प्रोफेशन भी उनके बिना परमिशन के चेंज भी नहीं कर सकते थे और यहाँ तक कि वो लैंडलॉर्ड के परमिशन के बिना मैरिज भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, यहीं पर ही कंसेप्ट आता है सर्फडम का, यानी कि जो पीजेंट्स हैं इन्हें सर्फडम कहा जाता है। तो दोस्तों, बात करें दूसरे फीचर्स की, तो वो है मैनर्स। यानी कि ये जो मैनर्स हैं वो हाउस और फिर कासल हुआ करते थे, जहाँ पर लैंडलॉर्ड्स रहते थे। और दोस्तों,
इन्हीं लैंडलॉर्ड्स को फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के पास इनकी अपनी ज़मीन भी हुआ करती थी, यानी कि जब इन्हें अपनी ज़मीन पर खेती करवाना होता था तो ये खेती जो है पीजेंट्स से करवाते थे, यानी कि पीजेंट्स को इनकी ज़मीन पर भी खेती करने के लिए टाइम निकालना पड़ता था। तो दोस्तों, ये जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये यूरोप में डेवलप्ड होता है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट तो क्या होता है, किंग होते हैं। किंग जो है वो चीफ्स को लैंड का रूलर बना देते हैं, यानी कि लैंड का रूलर बनाने के बदले में किंग जो है उनसे लॉयल्टी मांगते हैं। फिर क्या होता है, ये जो लैंड लॉर्ड्स हैं इन्हें अपने उन लैंड पर खेती करवाने के लिए पीजेंट्स को नियुक्त करना पड़ता था। तो ये जो पीजेंट्स हैं इन्हें ही सर्वडम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनके पास इनकी खुद की ज़मीन भी हुआ करती थी। तो इन्हें अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करवाना होता था तो ये खेती जो है पीजेंट्स से करवाते थे, यानी कि पीजेंट्स को इनकी खुद की ज़मीन पर खेती करने के लिए भी इन्हें अलग से टाइम निकालना पड़ता था। और जो ये मैनर्स था वो एक हाउस था, यानी कि कासिल, जहाँ पर लैंडलॉर्ड्स जो है रहते थे। तो दोस्तों, ये था फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट जो कि यूरोप में डेवलप हुआ। दोस्तों, जब यूरोप में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट या फिर स्ट्रॉन्ग मोनार्की भी आई तब भी ये जो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट है ये वैसे के वैसा ही रहा, यानी कि इसे कोई स्ट्रॉन्ग मोनार्की भी नहीं हटा पाई। अब हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म के दूसरे ही फीचर्स जो था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, फ्यूडलिज्म के ही दूसरे फीचर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि यूरोप में पहले वॉरफेयर के लिए कैसी मिलिट्री जो है ऑर्गेनाइज की जाती थी और अरब्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यूरोप में पहले वॉरफेयर के लिए इन्फेंट्री का यूज़ किया जाता था। इन्फेंट्री मतलब कि जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो पैदल ही मार्च करते थे, हाथ में उन्होंने तलवार ली होती है और वो पैदल ही मार्च करते हैं, और घोड़ों का इस्तेमाल चैरियट के रूप में किया जाता था। तो दोस्तों, पहले रोमन एम्पायर में इन्फेंट्री का यूज़ किया जाता था वॉरफेयर के लिए। जब अरब्स जो हैं यूरोप में आते हैं, जब वो सीरिया और इजिप्ट का पार्ट जो है वो ओवररेन करते हैं तो यूरोप में मिलिट्री जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अरब्स जो है वो वॉरफेयर के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे, और ये जो हॉर्सेस हैं वो है स्विफ्ट मूवमेंट जो है अलाउ करते थे वॉरफेयर में, और अरब्स के पास जो है हॉर्सेस का सप्लाई भी बहुत ही ज़्यादा कुछ था। तो दोस्तों, जब अरब्स यूरोप में डोमिनेट करते हैं तो यूरोप की मिलिट्री जो है चेंज हो जाती है, यानी कि जब पहले रोमन एम्पायर में इन्फेंट्री का यूज़ किया जा रहा था अब वो चेंज हो जाता है। मॉडर्न वॉरफेयर में हॉर्सेस का यूज़ किया जाने लगा, जिसके वजह से अरब्स ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में दो और नए इंटरवेंशंस हुए, यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर में दो और नई चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। पहला था आयरनी स्ट्रिप्स। आयरनी स्ट्रिप्स एक ऐसा चीज़ था जो कि आपको घोड़े से गिरने से बचाता था, यानी कि वॉरफेयर में जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो आयरनी स्ट्रिप्स एक ऐसा चीज़ था जो सोल्जर्स को घोड़े से गिरने से बचाता था। और दूसरा चीज़ ये था कि अब जो घोड़े हैं वो डबल लोड जो है उठा सकते थे, डबल लोड जो है वो सामान लेकर जा सकते थे। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो अरब्स के आने के बाद मिलिट्री चेंज हो जाती है, यानी कि पहले ओल्ड रोमन एम्पायर में इन्फेंट्री का यूज़ किया जा रहा था वॉरफेयर में, बट अरब्स के आने के बाद वॉरफेयर में अब हॉर्सेस का यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद दो नए इंटरवेंशंस हुए, आयरनी स्ट्रिप्स जो कि घोड़े से गिरने से बचाता था, और दूसरा हॉर्सेस जो थे वो डबल लोड जो है उठा सकते थे। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट चेंज जो यूरोप में हुआ, कैथलिक चर्च। यानी कि कैथलिक चर्च का मिडिवल्स टाइम के दौरान यूरोप में इसका रोल क्या था, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, द पोप वॉज द हेड ऑफ कैथलिक चर्च, यानी कि कैथलिक चर्च के हेड पोप थे। वो एक रिलीजियस हेड थे, बट इसमें एक चेंजेस देखने को मिले
जब पावरफुल एम्पायर जो डिक्लाइन होने के बाद कैथलिक चर्च के हेड पोप जो थे अब वो रिलीजियस डिसीजन के साथ साथ पॉलिटिकल प्लस मॉरल डिसीजन भी लेने लगे। एक्चुअली क्या था, उस टाइम जब भी कोई पर्सन रिलीजियस डिसीजन लेता था तो उसका जो है वो बहुत ही मान्य था, यानी कि पहले का जो टाइम पीरियड था वो पहले ही रिलीजियस था। बट अब क्या होता है, पावरफुल एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद अब पोप जो थे रिलीजियस डिसीजन के साथ साथ अब वो पॉलिटिकल प्लस मॉरल डिसीजन भी लेने लगे। दोस्तों इसमें एक और चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो राजा जो था वो लैंड ग्रांट देता था चीफ्स को। अब उस लैंड ग्रांट्स के जरिए क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मोनास्ट्रीज जो है सेटअप हो जाती हैं। कितनी सारी मोनास्ट्री जो हैं सेटअप हो जाने के बाद यही मोनास्ट्री जो है वो नीडी पीपल्स की हेल्प करती हैं, लाइक मेडिकल हेल्प्स देती हैं, शेल्टर्स देती हैं ट्रैवलर्स को। और यही जो मोनास्ट्रीज़ हैं वो एक सेंटर बनती हैं, एजुकेशन एंड लर्निंग की सेंटर बनती हैं। बट क्या होता है, जब ये मोनास्ट्री जो हैं वो पावरफुल बन जाती हैं तो ये फ्यूडल चीफ्स की तरह एक्ट करने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है रूलर्स और द कैथलिक चर्च हेड के पोप के बीच में। लाइक जब मोनास्ट्री फ्यूडल चीफ्स की तरह एक्ट करने लगती हैं तो वो रिलीजियस हेड के जो डिसीजन हैं वो उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, क्योंकि देखो जो मोनास्ट्रीज़ हैं वो नीडी पीपल्स के लिए हेल्प के लिए होती हैं। बट पता क्या होता है, ये जो मोनास्ट्रीज के रूलर्स होते हैं ये रिलीजियस डिसीजन को नहीं मानते हैं, कैथलिक चर्च के डिसीजन को नहीं मानते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कैथलिक चर्च पोप और मोनास्ट्रीज के रूलर्स के बीच में। तो दोस्तों ये थी कहानी यूरोप की ड्यूरिंग मिडिवल्स टाइम। आखिर ओवरऑल देखा जाए तो रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय होने के बाद ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप डिक्लाइन कर गया जबकि ईस्टर्न यूरोप जो है वो ग्रोथ करता रहा। उसके बाद हम लोगों ने देखा दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए, द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म और द रोल ऑफ कैथलिक चर्च। फ्यूडलिज्म में हमने कंसेप्ट देखे सर्वडम एंड मैनर्स का, और उसके बाद हम लोगों ने देखा मिलिट्री चेंजेस। तो दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री के इस टॉपिक में इंडिया एंड द वर्ल्ड के सब टॉपिक यूरोप में बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।